नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है। हाँ तो मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं की। उसी कड़ी के तहत आज हम बात करेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियों की, कि आखिर ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल जानी जाती हैं और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में ऐसी शक्तियां देखने को मिलती हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो दोनों सदनों के अपने अपने अध्यक्ष होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन के जो अध्यक्ष होते हैं उसे स्पीकर कहा जाता है और वो सारी सभा का संचालन करते हैं। ग्लेडस्टोन कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह सूर्यपिंड है। ग्लेडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, तो ग्लेडस्टोन कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड चक्कर लगाते हैं। यानी आखिर इस कोटेशन का कहने का मतलब ये है कि मंत्रिमंडल एक ऐसी कड़ी है जिसके इर्द गिर्द सारी शासन व्यवस्था घूमती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था उसके इर्द गिर्द आपको दिखाई देगी। तो एक सूर्य पिंड है, जैसे सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ब्रिटेन के शासन व्यवस्था के सारे काम मंत्रिमंडलीय परिधि के अंतर्गत आते हैं और मंत्रिमंडल के चारों ओर एक तरह से चक्कर लगाते हैं। अब मंत्रिमंडल और संसद में क्या संबंध है? देखिए, मंत्रिमंडल और संसद दोनों अंतर संबंधित है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था का तो ये उदाहरण ही है कि वहाँ कार्यपालिका की संरचना व्यवस्थापिका में से की जाएगी, अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका में से की जाएगी। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल और वहाँ की संसद में बहुत गहरा संबंध है। और लॉस्की कहते हैं, जो बहुत सटीक परिभाषा है, लॉस्की कहते हैं कि संसद नहीं वरन मंत्रिमंडल की सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता होती है। संसद सर्वोच्च नहीं है। आज अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, चाहे भारत का उदाहरण ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए, चाहे किसी अन्य देश के उदाहरण ले लीजिए, वहाँ संसद आपको शक्तिशाली नजर नहीं आएगी, वरन संसद को संचालित करने वाले, संसद के लिए में योजनाएं बनाने वाले मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ सर्वोच्च मानी जाती हैं। तो लॉस्की ने सही कहा कि संसद सर्वोच्च नहीं वरन मंत्रिमंडल की सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता मानी जाती है। आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहाँ संसद को कांग्रेस बोलते हैं और कांग्रेस के दो सदन हैं, एक सीनेट और दूसरा प्रतिनिधि सदन। लेकिन वहाँ काम वही किया होता है जो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सहयोगी चाहे। तो इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल और संसद दोनों ब्रिटेन में बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब कौन कौन सी शक्तियां होती है मंत्रिमंडल की? तो उसमें पहला उदाहरण आपके सामने है कि मंत्रिमंडल की जो शक्तियों में व्यवस्थापिका संबंधी सर्वोच्चता, पहला उदाहरण है व्यवस्थापिका संबंधी सर्वोच्चता। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन एक अलिखित संविधान की श्रेणी में आने वाला देश है और वहाँ संसद ही एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। वहाँ संसद सर्वोच्च है। अपने यहाँ अगर भारत का उदाहरण दे तो यहाँ तो संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ तो लिखित संविधान है, तो यहाँ तो संविधान सर्वोच्च है। लेकिन अगर ब्रिटेन का उदाहरण अपन देखें तो वहाँ संसद सर्वोच्च मानी जाती है और संसद के पास असीम शक्तियां हैं। यानी संसद सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, संसद अंतिम कानून निर्मात्री संस्था है। और इवन यहाँ तक कि वहाँ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं मानी जाती। ये अमेरिकी संविधान की विशेषता मानी जाती है, यह भारतीय संविधान की विशेषता मानी जाती है। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका है ही नहीं और वहाँ संविधान है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं होने के कारण संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली कोई संस्था वहाँ नहीं है। अगर भारत का उदाहरण लें तो भारत में तो आपने देखा होगा कि यदि संसद संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर कोई काम करती है या ऐसा कोई कानून या योजना बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है।
लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में चूंकि वहाँ ना तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ना वहाँ लिखित संविधान है, और वहाँ किसी भी प्रकार से कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि वह न्यायपालिका है, न्यायालय हैं, लेकिन वो उनको संसद की शक्तियों पर नियंत्रण करने की और उनकी व्याख्या करने की शक्ति वहाँ के न्यायालय को प्राप्त नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को है, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषता मानी जाती है और उसको भारत में भी अपनाया गया है। और वहाँ संसद इतनी अनियंत्रित शक्तियों का उपभोग करती है कि कई बार ये कहा जाता है कि संसद यदि ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राजा मृत हो गया तो भी राजा को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, उस प्रस्ताव। राजा ये नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु कहाँ हुई है, मैं तो अभी जीवित हूँ, वो ये नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब मेरा है कि यदि राजा के मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी राजा को कहा जाए तो राजा को उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा, राजा मना नहीं कर सकता। तो संसद के पास असीम शक्ति है, संसद बहुत सर्वोच्च शक्तिशाली है वहाँ। और डिलॉम ने तो यहाँ तक कहा है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में डिलॉम ने कहा है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री में बदलने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। यानी वो लिंग परिवर्तित नहीं कर सकती, इसके अलावा वो सब कुछ कर सकती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रिटिश संसद कितनी शक्तिशाली है और कितनी सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग करती है। दूसरा जो उदाहरण है, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता। ये मंत्रिमंडल की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता। देखिए मित्रों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक सदन वहाँ मैंने आपको पहले बोला, जिसको जनता डायरेक्ट चुनती है, जिसमें जनता की रुचि रहती है, उसे लोक सदन कहा जाता है, और वह है हाउस ऑफ कॉमन। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में भी ऐसा ही है। भारत में भी मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और लोकसभा ही उनको अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। हाउस ऑफ कॉमन अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जाता है। संसद के माध्यम मंत्रिमंडल की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। बहुत से हैं बिंदु, जिनमें एक है प्रश्न पूछना। आप जानते हो कि किसी से जब तक कुछ पूछा नहीं जाता तो उसकी शक्तियां अनियंत्रित सी हो जाती है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है, जब उसको टोका जाता है, जब उसको रोका जाता है, तो फिर वो थोड़ा सहम जाता है और थोड़ा डर जाता है कि नहीं, यहाँ टोका जाएगा, यहाँ रोका जाएगा, और फिर उनका जवाब देना पड़ेगा प्रॉपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रश्न पूछना किसी भी सदन के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, और प्रश्न पूछने के माध्यम से मंत्रिमंडलीय शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है संसद के माध्यम से। दूसरा, निंदा प्रस्ताव। आपने देखा होगा कि वहां विपक्ष के द्वारा या अपने सत्ता पक्ष के ही कुछ सदस्यों के द्वारा कई बार कुछ कामों की, यानी सत्ता पक्ष के कुछ कामों की निंदा की जाती है, और निंदा प्रस्ताव लेके आया जाता है बाकायदा। तो निंदा करना यानी उनके कामों की, अपने यहाँ भी देखा होगा भारत में कि जब भी कोई सत्ता पक्ष कोई काम करता है तो विपक्ष के द्वारा तार्किक रूप से बाकायदा उन कार्यों की आलोचना की जाती है और जनता के सामने उन कार्यों को उजागर किया जाता है। तो इससे जनता भी जागरूक होती है और सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने का भी काम होता है। तो निंदा प्रस्ताव अपने आप में मंत्रिमंडल की शक्तियों, कार्यपालिका की शक्तियों पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। तीसरा है बजट कटौती प्रस्ताव। बजट कटौती प्रस्ताव के माध्यम से भी मंत्रिमंडल की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। बजट कटौती के माध्यम से कैसे, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए शिक्षा के लिए इस वर्ष 10,000 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता है, और संसद के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का बजट पारित नहीं करके उसमें कटौती कर दी गई, यानी 5,000 करोड़ रुपए या 6,000 करोड़ रुपए ही पारित किए गए। तो आपका जो आपने जो प्लान बनाया था, जो योजना बनाई थी 10,000 करोड़ रुपए के बजट की लागत की, वह आप उसको कैसे पूरी करोगे, क्योंकि आपको तो इतना पैसा मिला ही नहीं।
तो बजट में कटौती अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने आपको पता है वित्तीय कटौती अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, क्योंकि बिना पैसों के कोई काम नहीं हो सकता। आखिर पैसा ही तो है जिसके माध्यम से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जाता है, मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। तो बजट कटौती प्रस्ताव। अगला जो है वह है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई काम चल रहा है, संसद में कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई किसी योजना पर डिस्कस हो रहा है और अचानक उस कार्य को के लिए स्थगन प्रस्ताव लेके आया जाता है और तुरंत ये कहा जाता है कि नहीं, इस काम को रोकिए और ये काम अति महत्वपूर्ण है, पहले इस पर चर्चा करिए। तो ये कार्य स्थगन प्रस्ताव, यानी अब ये क्या है, ये अचानक जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं और अचानक उनकी लगाम जब खींची जाती है तो उनके कदम रुक जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई काम संसद में प्रक्रियाधीन होता है और उसको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रोका जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नियंत्रणकारी शक्ति होती है जो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है और फिर उस दूसरे विषय पर चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडल को बाध्य किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बोला था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और जब ये लगता है लोक सदन को कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अपना विश्वास खो दिया है सदन में, तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव में उसको बहुमत सिद्ध करना होता है सत्ता पक्ष को, और यदि वह बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, बहुमत का मतलब आधे से ज़्यादा सदस्य, यानी 50+1, जैसे मान लो यदि किसी सदन में 100 सदस्य हैं तो बहुमत के लिए 51 सदस्य होने आवश्यक है। तो अगर उसको उचित बहुमत नहीं मिलता तो वह सदन भंग हो जाता है और उनकी मंत्रिमंडलीय सदस्यता, क्योंकि सदन के भंग होते ही मंत्रिमंडल ऑटोमेटिकली भंग हो जाता है, या यूं कह दीजिए कि मंत्रिमंडल के भंग होते ही सदन भंग हो जाता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव की बहुत बड़ी शक्ति होती है संसद के पास। अब ये कहा जाता है कि क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल कभी तानाशाह हो सकती है? क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल कभी तानाशाह हो सकती है? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोकतांत्रिक देशों में किसी भी पक्ष को, सत्ता पक्ष को तानाशाह होना कोई आसान काम नहीं है। तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं इसको, अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहो तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत मुश्किल है वहाँ तानाशाही पूर्ण व्यवहार करना और तानाशाह मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। अब कैसे नहीं हो सकता, आप उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर ऐसे क्या क्या नियंत्रण होते हैं जिनके माध्यम से वह तानाशाह नहीं बन सकती। पहला उदाहरण तो यह है कि उस पर ब्रिटिश संस्कृति और परंपराओं का नियंत्रण होता है। कुछ राष्ट्र की कुछ अपनी विशेषताएं, कुछ परंपराएं, कुछ सांस्कृतिक पहलू होते हैं जिनका उल्लंघन किसी भी सत्ता पक्ष के माध्यम से करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि संस्कृति अपने आप में बांधने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, और आप उससे विमुख होकर काम करोगे तो एकदम में आप लोगों का प्रतिकार हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो सांस्कृतिक नियंत्रण होता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर, परंपरागत नियंत्रण होता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर, तो वो तानाशाह नहीं बन सकती, क्योंकि परंपराओं का उल्लंघन करना, परंपराओं से के उदाहरणों से सीख कर आपको चलना पड़ेगा। आपने इतिहास में उठा के देख ली, जिस व्यक्ति ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया उसका क्या असर हुआ। तो सांस्कृतिक और परंपराओं का नियंत्रण ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर रहता है। दूसरा जो नियंत्रण होता है वह जनमत का नियंत्रण। जनमत का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। अब कोई व्यक्ति अगर तानाशाह बनना चाहे, चाहे वो भारत का उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो अमेरिका का ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन का ले लीजिए, यदि कोई व्यक्ति तानाशाह बनना चाहे तो जनता एकदम उसके विरुद्ध उठ खड़ी हो जाएगी और एक क्रांति की ज्वाला भड़क उठेगी पूरे देश के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जनमत की अवहेलना नहीं कर सकते। जनमत का कठोर नियंत्रण होता है, और कई बार जिन सरकारों ने जनमत की अवहेलना करके काम किया है उनको चुनाव में जनता ने बहुत अच्छा सबक सिखाया और बिल्कुल उलट पुलट कर दिया शासन सत्ता को। आपने देखा होगा कि पिछले 2 कार्यकालों तक कांग्रेस सरकार रही भारत में, केंद्र में, और जनता ने अचानक उसको बदल दिया।
क्योंकि जनता को लगा कि ये अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप खरी नहीं उतरी तो बदल दिया। इसी प्रकार राजस्थान का उदाहरण ले सकते हो। अपने यहाँ राजस्थान में पिछली बार बीजेपी की वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार थी, और जब उन्होंने जन भावनाओं का उल्लंघन किया और जब वो उन्होंने जनहित में काम नहीं किया तो जनता ने तुरंत सत्ता को बदल दिया और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार दे दी, सत्ता दे दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मंत्रिमंडल के ऊपर जनमत का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। तीसरा है विपक्ष का नियंत्रण। ये हर देश में आपको देखने का मिलेगा, लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष होता है और विपक्ष का नियंत्रण बहुत होता है, क्योंकि वो लगातार 5 साल तक सत्ता पक्ष के कार्यों की निगरानी रखता है, उनकी जांच करता है, जनता को उनके कार्यों के माध्यम से जागरूक करता है और उनके जो अनुचित कार्य हैं उनकी आलोचना करता है। तो विपक्ष का बहुत बड़ा नियंत्रण मंत्रिमंडल पर होता है। इसलिए विपक्ष का उल्लंघन नहीं कर सकता कोई भी सत्ता पक्ष, क्योंकि उसको पता है अगली बार जब सत्ता बदलेगी और ये सत्ता में आएंगे तो फिर अपना क्या असर होगा। तो इसलिए विपक्ष का भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण होता है। और चौथा जो नियंत्रण होता है, विभिन्न दबाव समूहों का नियंत्रण, प्रेशर ग्रुप्स का नियंत्रण। अभी दबाव समूह देखो, दबाव समूह अगर भारत के उदाहरण ले तो 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं, स्थायी और अस्थायी। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन वो सत्ता पर दबाव डालकर अपने पक्ष में निर्णय करवाना चाहते हैं। इसके लिए कभी अलग से अपन किसी व्याख्यान में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत से दबाव समूह ऐसे होते हैं जो ब्रिटेन में भी हैं, जैसे मजदूर संघ, किसान संघ, व्यापारी संघ, इसके अलावा विभिन्न दलों के अपने अपने संघ होते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस का संगठन है NSUI, बीजेपी का ABVP, इसके अलावा इंटेक अटैक, दुनिया भर के अध्यापकों का संघ, प्रोफेसर्स का संघ, डॉक्टर्स की यूनियन, बहुत से दबाव समूह ऐसे होते हैं जो परमानेंट है और बहुत से दबाव समूह होते हैं कि जो अपनी किसी समसामयिक मांग के लिए जागृत होते हैं और वो मांग जब पूरी हो जाती है तो वो शांत हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दबाव समूहों का बहुत बड़ा नियंत्रण सत्ता पक्ष पर होता है, मंत्रिमंडल पर होता है। और दबाव समूह की आलोचना, दबाव समूहों के प्रेशर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता किसी भी पक्ष के द्वारा। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि कभी भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल अनियंत्रित नहीं हो सकता, तानाशाही नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। राजतंत्र में तो हो सकता है, राजतंत्र में तो कई बार हुआ, कुलीन तंत्र में भी हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र तो होता ही जनता का तंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र। तो इसमें ऐसा तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा सकता। हाँ, इसमें यदि जनता सत्ता पक्ष के कामों से संतुष्ट नहीं है तो हर 5 साल में या हर 6 साल में सत्ता को परिवर्तित कर दे और दूसरे दल को अवसर दे, ऐसा हो सकता है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर मंत्रिमंडल की क्या क्या शक्तियाँ होती है और मंत्रिमंडल पर क्या क्या नियंत्रण होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे की बात अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।